गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए, लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से हम लोगों ने करंट के बारे में, कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया है। तो अभी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? ठीक। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता दिया था और मैंने आपको बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। इट इज दैट एवरेज वेलोसिटी बाय व्हिच एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, राइट? It is that average velocity by which the electron travel towards the positive terminal of the conductor when it is connected with a source of potential difference. And we have found that the average, this average value comes around 10 to the power minus 4 meter per second, जो कि काफी कम है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। और लास्ट लेक्चर में एक सवाल था कि अगर मान लीजिए ये आपका स्विच से लेकर के बल्ब का डिस्टेंस, स्विच से लेकर के बल्ब का डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर है, तो और अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने की वजह से बल्ब जलेगा, तो स्विच ऑन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसको बल्ब तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। क्योंकि ये औसत है, एवरेज है, तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 सेकेंड्स, 50,000 सेकेंड्स, ठीक है? तो ये आप देखना ये कितने आवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 3,600 सेकेंड्स होते हैं, एक घंटे में 3,600 सेकेंड्स होते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट कि कितने घंटे बाद ये इलेक्ट्रॉन स्विच से लेकर बल्ब तक पहुंचेगा, अगर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर है तो। और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब स्विच ऑन करते से इलेक्ट्रॉन जाएगा बल्ब तक और वो बल्ब को जलाएगा, तो बल्ब में कुछ घंटों बाद जलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा एकदम से बल्ब कैसे जल जाता है? सो द रीजन इज कि बल्ब को जलाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन ने वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। जो बल्ब जलता है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब क्रिएट होता है जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, और एक्सीलरेशन किसी भी चीज पे तब होता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, राइट? तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, तो स्विच ऑन करते से क्या होगा, स्विच ऑन करते से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा उस कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो एक्सीलरेट करेगा, ठीक? और एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स विल डेवलप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो बहुत ज्यादा होती है। और उस हिसाब से बल्ब का इंस्टेंटेनियसली जलना ये जस्टिफाइड है, राइट? सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल हमें ये बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन, मतलब स्विच को चालू करने से यहां का इलेक्ट्रॉन बल्ब तक जाकर के बल्ब नहीं जलाता है। जो बल्ब ग्लो कर रहा है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज सेट अप इन द कंडक्टर व्हेन स्विच इज ऑन, राइट? सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेक्चर। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें समझ में आ गया थोड़ा सा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इस ऑर्डर का है। एंड नेक्स्ट इज relationship between drift velocity and electric field. Very interesting, right? ठीक है। सो हम लोग ना
ये निकाल लेते हैं एंड दिस फॉर्मूला विल कम आउट टू बी ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू ई बाई एम इनटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप आएगा इट विल कम आउट टू बी दिस ई बाई एम इनटू टाउ, जहां पर ई जो है द स्मॉल ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। दिस कैपिटल ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, m is the mass of electron, and tau is relaxation time, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर होता है 10 to the power minus 14 सेकेंड्स का। अभी रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है अभी हम लोग इसमें समझ लेते हैं क्या होता है विद्यार्थियों। तो इस पूरी बात को मैं लिखूंगा नहीं, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर के फॉर्म में, तो ड्रिफ्ट स्पीड जो आएगा वो आएगा माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, और नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यही अगर यहाँ पर प्रोटॉन वगैरह या कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो ड्रिफ्ट स्पीड या कोई भी जो उसकी स्पीड होती वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती, ठीक। हालांकि फोर्स बोलना चाहिए स्पेशली कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, स्पीड नॉट नेसेसरीली। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको आप थोड़ा सा सोचिएगा, और अगर नहीं समझ आए तो यू कैन कमेंट ओवर दिस कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। Now let's derive this relation. Try to find out this relation, right? So let's assume कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, और आपने बैटरी के माध्यम से इस कंडक्टर को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, एंड दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। This is positive and this is negative terminal. So what will happen? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ सेट हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, राइट। ड्रिफ्ट स्पीड उनकी इस तरफ होगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम ये मान लें, कुछ अजम्पशन है छोटे से, तो उसको सुनिएगा, लिखेंगे नहीं हम यहाँ पे, कि अगर हम ये मान लें कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर के अंदर जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल है, ठीक। मान लेते हैं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन्स है टोटल फ्री। ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो n है। सो मान लेते हैं कि जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इधर, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इधर, ये सब इनकी u1 u2 ऐसे un, ये इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज है। थर्मल वेलोसिटीज याद आ रहा है, जो उन्होंने गेन किया हुआ कहां से, बाहर की टेम्परेचर को लेकर के, बाहर का थर्मल एनर्जी को लेकर के 3/2 kBT से हमने कैलकुलेट किया था उसको इक्वेट करके। तो ये कितना आया था हमारे पास, इनिशियल थर्मल एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड आया था वो तो बहुत ज्यादा आया था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है। जिसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जिसकी एवरेज वैल्यू, यानी कि अगर मैं इसका एवरेज कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा 0, इसका एवरेज वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन है, राइट। अब लेट्स अज्यूम कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा, मतलब सीधे लिख देता हूं मैं एक्सीलरेशन या फोर्स लिख के बताता हूं, जो इस पे फोर्स लगेगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो यहां पर वेक्टर लगा दो, यहां भी वेक्टर लगा दो, और यहां पर माइनस साइन लगा दो। इससे पता पड़ेगा कि जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसी तरीके से अगर हम एक्सीलरेशन देखें तो एक्सीलरेशन जो होगा वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, यानी कि ई बाई
m, ये एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज में दोनों पे वेक्टर लगा के नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। नाउ अगर हम ये देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं, से दिस इज वन इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लेते हैं हम ये यहां से इधर जाता है और फिर यहां पे किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव कैटायन से टकरा जाता है, फिर ये ध्यान रहे ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये एक कर्व्ड होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग चुका है, फिर ये इधर जाता है कर्व्ड, ठीक है। इसका जो सेंस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है तो इसका जो सेंस होगा, जो खसकने का सेंस होगा वो इसी तरफ रहेगा, लेकिन किसी भी दो कोलाइजन्स के बीच में जो इसका पाथ होगा दैट विल बी कर्व्ड, राइट। सो इस दौरान अगर मान लेते हैं कि ये यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि पहले दो कोलाइजन्स के बीच में जो टाइम लग रहा है इसका वो है से t1 डैश, राइट। यहां से लेकर यहां जो टाइम लग रहा है ये लग रहा है t1 डबल डैश, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के लास्ट पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा तो वहां तक जाते जाते इसके जो टोटल नंबर ऑफ जो मतलब कोलाइजन्स होंगे उसमें हर बार ऐसे कुछ अलग अलग टाइम खर्च होगा, अरे बराबर तो लगेगा नहीं। अगर हम बल्क में जाकर के सोचें, मतलब एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर सोचें, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेम डिस्टेंस पे तो होंगे नहीं, तो हर दो कोलाइजन्स के बीच में कुछ अलग अलग समय लगेगा। मान लेते हैं कि क्योंकि उस लेवल पे तो बल्क में हमें मतलब एक एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी कि इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने में हर दो कोलाइजन्स के बीच में जो भी टाइम खर्च हो रहा है उसकी जो एवरेज वैल्यू खर्च हो रही है दैट इज t1, राइट। तो t1 क्या हुआ, मतलब यहां जो लिखा था ना t1 डैश, t1 डबल डैश, जैसे t1 n डैश, उन सब का जो एवरेज है दैट इज t1। सो t1 इज टाइम elapsed between two successive collisions when first electron moves from negative to positive terminal of the conductor। ये पहले इलेक्ट्रॉन का एवरेज टाइम है। ऐसे ही सिमिलरली t2 t3 ऐसे tn is the time elapsed between two successive collisions of second electron, third electron and nth electron। तो अभी हो क्या रहा है, किसी भी दो कोलाइजन के बीच में ये भाई साहब एक्सिलरेट कर रहे हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये एक्सिलरेट कर रहा है, ठीक है। एक तो इसके पास थर्मल स्पीड थी जो u1 था, और एक इसके पास एक्सेलरेशन है जो कि ये वाला एक्सेलरेशन है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हो E/m, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पैरेललोग्राम लॉ लग करके इसका जो वेलोसिटी है वो इधर आ रहा है v1। तो हम अगर आगे देखें तो हम लिख पाएंगे कि दिस वेलोसिटी v1, यानी कि दिस वेलोसिटी एवरेज वाली v1 पूरी वो हो जाएगी u1 प्लस a1 टाउ, ठीक, एंड v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a2 टाउ, सॉरी टाउ नहीं, ये गलती हो गया, ये t1 है, ये t2 है, ठीक है। v1 is the final velocity, मतलब v is equals to u plus at, first equation of motion, so v is the final velocity gained by the first electron, right, is equals to its initial velocity u1 plus a1 is the acceleration and t1 is the average time elapsed, ठीक है। so v1 is equal to u1 plus a1 t1। अब यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाना है, अगर आप एक्सेलरेशन को देखोगे तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि E
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मास, इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो यहां से लेकर के यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा तो ई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पे कैपिटल ई अप्लाई हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का मास स्मॉल एम होगा, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल रिमेन सेम। सो मैग्नीट्यूड वाइज ये ए ही रहेगा। सो आई कैन राइट लाइक दिस, यानी कि nth वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखो कैपिटल एन लिख रहा हूं मैं, nth वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट कैन बी रिटन एज u nth प्लस a t n। ठीक, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, अब ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप डेफिनेशन कैसे बताते हो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कैन बी डिफाइंड एज व्हाट? इट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी by which electrons are traveling towards positive terminal. Average velocity. Now let's calculate average velocity. So by definition, drift velocity can be defined as v1 plus v2 plus vnth over nth, right? ठीक, सो v1 प्लस v2 प्लस vn ओवर n, यानी कि इन सबको जोड़ दो और n से भाग लगा दो, डिवाइड कर दो। सो इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको जोड़ दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास v ड्रिफ्ट, तो इनको जोड़ोगे मतलब ये जोड़ोगे इधर से और n से डिवाइड लगा दो, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? ये u1 प्लस u2 प्लस unth ओवर n प्लस, मतलब इनको अलग से जोड़ करके n से डिवाइड कर दिया और इसको अलग से जोड़ के n से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, कम्यूटेटिव मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, इसको कम्यूटेटिव गलत बोल दिया मैंने। अब इसको जब जोड़ोगे तो एक बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 प्लस tnth ओवर nth। नजर आ रहा है? ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। व्हाई दिस इज जीरो? The average thermal velocity is zero. Average thermal velocity zero होता है। क्यों जीरो होता है? Due to random motion. Due to random motion, due to random motion, this u1 plus u2 plus unth over n will be equal to zero. And यहां जो ये लिखा है आपने and T1 प्लस T2 प्लस Tn होल अपॉन n को हम लिख देते हैं टाउ, टाउ लिख देते हैं, टाउ पढ़ेंगे इसको, टाउ नहीं पढ़ना है, टाउ पढ़ना है। दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे भाई। और इसका ऑर्डर होता है 10 to the power -14 सेकेंड्स का। अब ये कैसे रिलैक्सेशन टाइम को अगर हमें डिफाइन करना तो क्या चीज है? रिलैक्सेशन टाइम इन टाइम्स का एवरेज है, और ये टाइम खुद क्या है? ये टाइम अपने आप में टाइम इलैप्स्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन। हालांकि यहाँ पर एक छोटी सी बात और लिखी थी, एवरेज टाइम इलैप्स्ड, एवरेज टाइम इलैप्स्ड। ठीक है, तो मतलब इधर से इधर का T1 डैश T1 डबल डैश, तो उनका एवरेज T1 था। वैसे दूसरे वाला का देखते तो T2 डैश T2 डबल डैश, तो उन सब का जो एवरेज था वो T2 था। तो ये अपने आप में एवरेज है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या? इनका भी एवरेज है। सो रिलैक्सेशन टाइम कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ एवरेज टाइम elapsed between two successive collisions while the electrons is drifting towards positive terminal, right? Average of average time elapsed. So देखिए हम आगे, so now I can write, यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम को हमने कैसे डिफाइन कर दिया? इट इज एवरेज ऑफ एवरेज टाइम elapsed between two successive collisions. When electrons are drifting
टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। Right? So relaxation time can be defined as the average of average time elapsed between two successive collisions when electrons are drifting towards the positive terminal, right? And it is denoted by tau. Obviously its SI unit is seconds. ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो VD वाला, तो ये हो जाएगा VD is equals to A into tau. This expression becomes drift velocity, vector लगा तो velocity is equals to A into tau. Now what was A? A है E by m. तो इसका मतलब यहां से ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास E by m into tau. E by m into tau. ठीक है साहब। और अगर आपने इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, इनकी वेलोसिटी लेना, तो एक नेगेटिव साइन आएगा। So this is the expression for drift velocity in terms of electric field. ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल बनता है, असाइनमेंट का सवाल बनता है, मतलब मैं नहीं करा रहा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग करेंगे, आप लोगों ने करना है। ये असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है दैट इज एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 3.1। यहां पर एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट 12th क्लास भी लिख देता हूं, चली जाएगी वो देखती तो, है ना। पेज नंबर 99 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3.1, एग्जाम्पल 3.1 आपने करना है, ठीक है। और उसका 3.1 का बी पार्ट करना है, ए पार्ट नहीं करना, ठीक है। अभी वो वाला फॉर्मूला नहीं बताया। और उसके बाद आपने डिस्कस करना है एग्जाम्पल 3.2 और एग्जाम्पल 3.2 करना है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई, ठीक। और इनमें से कोई भी अगर समझ नहीं आएगा तो जहां पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे